बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रतिष्ठा की लड़ाई है और तमाम शीर्षकों के साथ ये जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है। किन किन सीटों पर वोटिंग होगी वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे क्योंकि ग्राउंड पर इन 9 जगहों से हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं और आपको हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। किन सीटों के कौन कौन से समीकरण है, इसके अलावा कौन कौन जो कहा जा सकता है चुनाव लड़ने जा रहे दिग्गज हैं, उनकी चुनाव में जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, ये आपको बताएंगे। फिलहाल वोटिंग को लेकर प्रशासनिक इंतजाम बहुत ज्यादा किए गए हैं तमाम जिलों में। वहां से हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, वो आपको हर एक ग्राउंड अपडेट देंगे और आज शाम बजे तक 5 बजे तक जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी रहने जा रहा है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 16,318 मतदान कर्मी लगे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। मतदान केंद्रों की अगर बात की जाए तो लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। यहाँ पर वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य पहचान पत्रों को वोटिंग के लिए मान्य रखा गया है। मतदान शिकायत अगर हो किसी को तो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, वो टोल फ्री नंबर भी आपको बताएंगे। 1994 मतदान केंद्रों पर लाइव जो वेबकास्टिंग है उसका पूरा व्यवस्था है। उपचुनाव के लिए कुल 74 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9 सामान्य प्रेक्षक रहेंगे, 5 पुलिस प्रेक्षक रहेंगे और 9 व्यय प्रेक्षक को भी डिप्लॉय किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 843 भारी वाहन लगाए गए हैं, 762 हल्के वाहन और 16,318 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। मतदान के लिए 5,151 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट तैयार की गई है। यानी कि दंगल अब से कुछ ही देर बाद यानी कि अब शुरू हो चुका है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 9 विधानसभा सीटें, कहने के लिए भले ही ये छोटा चुनाव हो लेकिन इसकी जो गूंज होगी वो काफी दूर तक सुनाई देगी। ये वो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा में आज मतदान होगा। 9 सीटों पर सियासी दलों में महाघमासान की महाकवरेज भारत समाचार पर आप लगातार देखेंगे। और फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मतदान शुरू हो चुका है। जहां पर भी मतदान होना है वहां पर दावों को काफी चुस्त दुरुस्त किया गया है। वो कौन कौन सी सीटें हैं वो आपके सामने हैं। 9 सीटों पर सियासी दलों में घमासान। ये चुनाव भले ही छोटा हो, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। कहने को तो ये सेमीफाइनल मैच की तरह है लेकिन जो इसका असर होगा वो बहुत दूरगामी होगा। जानकार ये बताते हैं कि यहाँ पर जिसने असली परीक्षा पास कर ली 2027 के लिए वो बहुत उसके लिए चुनाव सरल होने जा रहा है। हालांकि ये भी जानकार मानते हैं कि इस जीत हार से किसी भी दल को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये एक मनोबल की तरह काम करेंगे। मनोबल बढ़ा भी सकते हैं किसी दल का, घटा भी सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कौन कौन सी सीटें हैं आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि खूब रैलियां हुई इन चुनावों के लिए। यूपी की 9 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। वो सीटें आपको बता रहे हैं, अंबेडकर नगर की कटहरी है, मैनपुरी की करहल है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर है, गाजियाबाद की सदर सीट है और मिर्जापुर की मझवा सीट है। कानपुर की अगर बात करें तो ये लड़ाई और भी दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि हॉट सीट है सीसामऊ और वहां से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। करहल, कटेहरी, सीसामऊ, मीरापुर और खैर में वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा में भी आज ही मतदान होना है और ऐसे में चुनौतियां बड़ी हैं तमाम दलों के लिए क्योंकि प्रतिष्ठा हर एक दल से जुड़ी हुई है। जहां बीएसपी ने भी अपनी प्रतिष्ठा मान ली क्योंकि इससे पहले जहां चाहे पर भी चुनाव हुए वहां पर बीएसपी का जनाधार एकदम 0 पर आ गया। और आप देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है जहां चाह पर भी वोटिंग होनी, क्योंकि गुलाबी सर्दी एक तरफ और दूसरी तरफ ठंड की जो सुगबुगाहट है वो भी लोगों ने आज से महसूस की है। कोहरा काफी ज्यादा है और जो शुरुआत है वो कैसे होने वाली है वो देखने वाली बात है। फिलहाल आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग अपने जो आईडी कार्ड है वो लिए हुए हैं। सुबह से ही लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तमाम 9 सीटों के लिए चुनावी संग्राम के लिए दलों की तैयारियां भी बहुत ज्यादा है और हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे जो ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। हर एक सीट के लिए आपको तमाम अपडेट्स देने के लिए ये तमाम सहयोगी हमारे हैं। उपचुनाव को लेकर हर एक आपको खबर पहुंचाएंगे, हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। यानी कि ये जो नॉन स्टॉप कवरेज है वो लगातार जारी रहने वाली है। चुनावी वार, किसकी जीत किसकी हार, ये फिलहाल 24 को पता चलेगा, लेकिन ये मान लीजिए कि दलों की जो धड़कनें हैं वो बहुत तेज हो चुकी है। कौन कौन सी सीटें हैं
वो भी आपने देख लिया। उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। करहल, कटहरी, सीसामऊ, मीरापुर खैर में वोटिंग होनी है। कुंदर की, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा में भी मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और इसको लेकर प्रशासन के दावे बड़े पुख्ता हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले भी बीच बीच में आरोप लगाती रही है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है इस बार भी चुनाव में, और ऐसे में हमारे प्रत्याशियों को लोग वोट ना दे पाए, ऐसी बड़ी व्यवस्था है। हालांकि बीजेपी जिस तरह से आरोप लगाए गए समाजवादी पार्टी के, उन आरोपों पर खंडन करती है। लेकिन अगर बात की जाए इस चुनावी समर की, तो हर एक दल अपनी महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगा चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये 9 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव शुरू हो चुका है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, वहां से भी चुनावी अपडेट्स अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ का हर एक छोटा बड़ा चुनाव अपने आप में बहुत मायने रखता है। बड़ी बात यह है कि कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ती है इन उपचुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको याद होगा कि मिल्कीपुर में भी चुनाव होना था आज, लेकिन वहां पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मुकाबला बड़ा रोचक है, दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। प्रयागराज की फूलपुर सीट है, कानपुर की सीसामऊ सीट है, मैनपुरी की करहल सीट है, मिर्जापुर की मझवा सीट है। तो देखिए, चुनावी रेस में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आज तय हो जाएगा, क्योंकि जनता को ताज पहनाना है किसी भी दल को जिसको जनता सबसे ज्यादा पसंद करेगी। और देखिए, ग्राउंड पर हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। वो सहयोगी आपके सामने, आप देखिए ये तमाम सीटें हैं, ये 9 सीटें हैं जहां से हर एक चुनावी अपडेट पहुंचाएंगे। वहां पे हर एक सीट का क्या हाल है, समीकरण कैसे है, कौन किस तरीके से वोट दे रहा है, किस तरीके की चीजें देखने को मिलती है वहां पर, वो सारी बातों को हमारे तमाम सहयोगी पहुंचाएंगे। संदीप हमारे साथ जुड़े, अनूप जुड़े, और भी तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। यकीन मानिए, शाम 5 बजे तक लगातार भारत समाचार की ये जो महा कवरेज है वो चलती रहेगी। और ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि कहने को भले ये बहुत छोटा चुनाव हो, 9 सीटें हो, लेकिन जो यहाँ के परिणाम होंगे वो दूर तलक जाएंगे। संदीप खेर की बात करें तो अंबेडकर नगर से अपडेट देंगे, और अनूप हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से जहां पर सीसामऊ सीट पर चुनाव होने जा रहा है, और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ नरेंद्र मौजूद हैं, और धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं। बात अगर मैनपुरी करहल सीट जहां पर सीमा नकवी मेरे साथ मौजूद हैं, और अलीगढ़ से मुकेश हमारे साथ मौजूद हैं। बात की जाए 2 और सीटों की, मझवा मिर्जापुर से पवन त्रिपाठी मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ अंबेडकर गाजियाबाद से आपको बता दें कि लोकेश राय मौजूद रहेंगे। इन तमाम सीटों पर अपडेट्स वहां से हम आपको लगातार देते रहेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त अंबेडकर नगर का, जहां से सहयोगी संदीप खेर इस वक्त मौजूद हैं लाइव अपडेट्स के साथ। संदीप, क्या देख रहे हैं, क्योंकि गुलाबी सर्दी की सुगबुगाहट के साथ आज तो कोहरे का भी कहर बड़ा जारी है, क्या देख रहे हैं आप, क्या अपडेट है वहां से? देखिए स्वाति, गुलाबी सर्दी जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में देखिए चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। और इस समय देखिए हमारे साथ अंबेडकर नगर के सांसद जो लालजी वर्मा है वो मौजूद हैं, और उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, अपना मतदान करने के लिए पहुंची। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग जो है वो अपना मतदान का जो चिन्ह है वो भी दिखाइए, जिससे यहाँ की जो जनता है वो भी जागरूक हो सके। तो तमाम लोगों ने जो है अपने मत का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले प्रत्याशी से बात करेंगे, उसके बाद लालजी वर्मा जी से बात करेंगे। मैम, आज आपने मतदान किया है, लंबे समय से आप कैंपेनिंग भी कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप, आश्वस्त हैं या फिर नर्वस हैं? नहीं, आश्वस्त। जनता हमारे साथ है, लेकिन भाजपा हर तरह से गुंडाई शुरू कर दी है। बूथों पे वोट नहीं माने, बूथ प्रभारियों को रोक रही है, और तरह तरह के पुलिस द्वारा उत्पीड़न हो रहे हैं। आप कल भी ग्राउंड लेवल पर थी, कल भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी। मतदान करने के लिए आपको लगता है कि ऐसे में लोग घर से कब निकलेंगे?
निकल चुके हैं लोग निकल चुके हैं। जी। हमारी पहली मीटिंग में सब वोट पड़ जाएगा। हमारे साथ लालजी वर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं की सीट है, खाली हुई है, उसके बाद इनकी पत्नी को मौका मिला है। ये बताइए कि क्या तस्वीर देख रहे हैं सर आप यहाँ की? देखिए, जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और जनता का जो बहुमत है वो लगातार हमें मिलता रहा है और इस बार भी जनता निडर होकर हमारी पत्नी श्रीमती शोभावती वर्मा जी के पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमें पूरी तरह से विश्वास है कि भारी वोटों से यह चुनाव जीतेगी। लेकिन कुछ जगहों से, ज़्यादा जगहों से नहीं, लेकिन कुछ जगहों से शिकायतें मिल रही हैं। हमारा बूथ संख्या 52 है जिस पर एजेंट नहीं बनने पाए हैं। बूथ संख्या 10 है जिस पर भी एजेंट बनने में रुकावट पैदा की जा रही है और 3-4 जगहों से शिकायत ये रही कि पुलिस के लोग खदेड़ रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। विशेष रूप से बदरुद्दीनपुर और बिलासपुर गांव, दूसरा लक्ष्मणपुर और थनुआपुर गांव, तीसरा जो है औरंगाबाद जो इल्फातगंज में वोट पड़ता है मुस्लिम आबादी का, इन लोगों को घरों पर पुलिस जाकर धमका रही है, निकलने नहीं दे रही है। इसके अलावा अभी तो और कहीं से ऐसी सूचना नहीं मिली। ठीक है, हमारे साथ मैम भी मौजूद हैं। क्या तस्वीर देख रही हैं आप? एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि यहाँ की जो स्थिति है वो क्या है? देखिए, महिलाएं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि एक महिला प्रत्याशी है, तो उस वजह से उत्साह बहुत ज़्यादा है। बस वोटिंग परसेंटेज सभी महिलाओं का बढ़ जाए तो फिर जीत निश्चित है। आपको लग रहा है कि वोटर्स को भ्रमित किया गया है? क्योंकि लगातार ये बात सामने निकल कर आ रही है कि कई जगहों पर शायद बैरिकेटिंग जैसी बात आ रही है। भ्रमित नहीं, डराया जा रहा है और डराने का ये होगा कि महिलाएं सुबह ही अपना वोट डाल देंगी तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना और आप जितना दबाएंगे उतना ही ज़्यादा विद्रोह होगा। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर दहशत फैलाई जा रही है? हालात तो फिलहाल सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कुछ जगहों पर है, बाकी बहुत सी जगहों पर ठीक स्थिति है। लेकिन जिन जगहों जो मैंने नाम लिया उन जगहों पर अभी हमें टेलीफोनिक सूचना के आधार पर इस तरह के शिकायतें मिली हैं और मैं चाहूँगा कि उसको आप लोग कवर करें और देखें कि जिससे जनता निडर होकर वोट डालने का काम कर सके। फूलपुर एक पोलिंग है जहाँ पर मुझे अभी बताया हमारे एजेंट वहाँ जगराम वर्मा हैं कि अंदर जाने के बाद भी जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको बाहर मैनपुरी से भी हमारे साथ सहयोगी सीमाब नकवी जुड़ गए हैं क्योंकि ये बड़ा रोमांचक मुकाबला। एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं समाजवादी पार्टी से और दूसरी तरफ अनुजेश प्रसाद यादव हैं जो कि बीजेपी से टिकट उनको मिला है। मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीमाब नकवी। सीमाब, क्या वहां के समीकरण देख रहे हैं? क्या तमाम चीजें हैं? कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि 7 बज चुका है और कैसा माहौल है? देखिए, वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 7 बजते ही वोटिंग जो है वो जारी हो गई थी और यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए भी आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इतना ही नहीं, यहाँ पर हम तस्वीरें आपको जो है वो दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अम्मा, वोट पड़ गया? हाँ, निशान नहीं लगाया क्या आपको? नहीं लगवा है, अंगूठा लगा दिया। ओ, वोट डाला? क्या मुद्दे रहे वोट की डालने में? सब सही है, वोट डाले आए। हाँ, तो यहाँ बता देते तो तुम्हारे डालते। चलिए ठीक है, आप देखिए कैसे बुजुर्ग महिला हैं और काफ़ी दूर से जो है वोट डालने के लिए आई हैं, साथ में अपने लोगों के साथ। आप देखिए, इन लोगों ने भी वोट यहाँ पर कास्ट किया है। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कोई ट्राईसाइकिल से आ रहा है और कोई काफ़ी बुजुर्ग है, किसी के हाथ काँप रहे हैं। आप देखिए इस तरह से यहाँ पर महिलाएं वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रही हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा जो है वो दिन है करहल के लिए। अखिलेश यादव चूँकि यहाँ से विधायक थे, उनकी सीट खाली हुई, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद ये सीट खाली हुई।
तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, अनुजेश प्रताप सिंह को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया और चुनाव बेहद दिलचस्प जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आने लगा है। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगहों पर वोट कास्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो जातीय समीकरण की बात की जाए वो यहाँ पर ये एरिया जो है, ये इलाका जो है वो या तो बहुल चाचा भतीजे की लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही यादव कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी के भी यादव हैं, बीजेपी के भी यादव है। चाचा भतीजे की लड़ाई में कौन इस वक्त सबसे ज्यादा भारी नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, जो मुलायम सिंह का जो परिवार है यहाँ पर काफ़ी समय से उसका बड़ा सम्मान है यहाँ पर। अब अनुजेश यादव फूफा है तेज प्रताप यादव के, धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं वो, और उनको मैदान में उतारा गया है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं स्थितियां तो इस तरह की बनी ही है कि चुनाव जो है थोड़ा सा मुकाबला हुआ है, लेकिन अब नतीजे तो 23 तारीख के बाद, 23 तारीख को ही पता चलेंगे। जब 23 को ईवीएम्स खुलेंगे तब पता चलेगा कि किसको कितना जनता ने प्यार दिया है। जीत के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन पलड़ा जो भारी नज़र आ रहा है वो तेज प्रताप यादव का ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अखिलेश यादव की सीट है, समाजवादी पार्टी से वो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका जो है वो यहाँ पर अलग जो है वो सिस्टम है, अलग लोकप्रियता है। यहाँ पर शिवपाल यादव भी जी जान लगाए रहे, डिम्पल यादव यहाँ से सांसद है, वो जी जान यहाँ पर लगाए रहीं। अखिलेश यादव ने भी जनसभाएं की, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, सब के सब जो है वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करते रहे। तो कुल मिलाकर जो चुनाव का माहौल है वो इस तरह का है कि जो समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, सैफई परिवार है, वो पूरा तेज प्रताप के समर्थन में उतरा और वोट मांगा। उसने सारे के सारे बड़े नेताओं में सबकी गिनती, लेकिन जो चुनावी फिजाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गर्म है और ऐसे में चुनावी गर्मी का असर समझा जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ कानपुर से अनूप भी जुड़े हुए हैं। कानपुर में सीसामऊ सीट पर वोट डाले जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का दशकों से सीट पर कब्जा है। अनूप, क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि कई आरोप भी लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से, क्या स्थितियां है वहां पर, किस तरह का माहौल दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल सुबह का समय है और जहां एक तरफ ठंड है तो वो लोगों में जो उत्साह है वो भी चुनाव को लेकर के खासा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सीसामऊ का जो आदर्श पोलिंग सेंटर है बालिका इंटर कॉलेज में यहीं पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर जो है वोट डाल के आए हैं। जरा दिखाइएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ दादाजी हैं जो वोट डाल के आए। मैं उनसे बात करूँगा। दादाजी, वोट डाल दिया आपने? जी हाँ। क्या मन में सोचा है, किस तरह प्रत्याशी? हम तो भाजपा को ही वोट देते हैं हमेशा है, और किसी को नहीं। आपने भी डाल दिया? हाँ, हम तो कहीं नहीं डाल। तो बिल्कुल आप देखिए कि लोग जो है वो सुबह से ही यहाँ पहुँच रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पे उत्साह लोगों में दिखाई दिया कि वो सुबह ही जो है यहाँ पे अपना वोट का जो है इस्तेमाल कर सके। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में ये जो व्हील चेयर आप देख रहे हैं कि व्हील चेयर का भी यहाँ पे इस्तेमाल जो है पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। आदर्श पोलिंग बूथ है तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो है खासा इंतजाम भी किए गए हैं चुनाव को लेकर के। और यहाँ पर दादाजी मेरे साथ आ रहे हैं। दाई, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। दिखाइएगा, उंगली दिखाइएगा, बताइए उंगली दिखाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि देखिए कि ये उत्साह है और वोट डालने के बाद जो है ये लोग बाहर आए हैं। मेरे साथ माताजी भी हैं और बाबूजी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या दिमाग में रहा, क्या सोच के वोट किया है? हम हमेशा वोट देते हैं तो दिया, यही दिमाग में रहा। कैसा प्रत्याशी चुनने आए आप लोग? अच्छा होना चाहिए, बस इनसे बात करिए। क्या कहेंगे, आपने वोट कर दिया? वोट कर दिया हमने, अच्छा कर दिया। हमारा जो कर्तव्य है वो हमने कर दिया। वोट डालना जरूरी है, वोट दे दिया। अच्छा काम करें। कुछ दिमाग में है किस तरह का, कैसा प्रत्याशी आप चुन रहे हैं? अभी ये नहीं बता सकते हैं। विकास के नाम वो हमारे यहाँ विकास हो, हमारे पूरे शहर में, हमारे सीसामऊ क्षेत्र में विकास अच्छा हो, पानी सड़कों की सुविधाएं हों, सीवर नाली, सब यही चाहते हैं हम लोग आने वाले नए प्रत्याशी के उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग वोट करने के बाद जो है बता भी रहे हैं कि आखिर उनके दिमाग में क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर के जो है यहाँ पे वोट करने पहुँचे हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आदर्श पोलिंग बूथ जो है यहाँ पे बनाया गया है। सुरक्षा के व्यापक यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, BSF को तैनात किया गया है, पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात की गई है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वो सारे इंतजाम किए गए हैं जो एक वोटर्स यहाँ पर पहुंचे तो उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी जारी है और ये पोलिंग बूथ लोगों को आकर्षित अपनी तरफ कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोगों की वहाँ पर पहुँचे। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश जुड़े हुए हैं, वहाँ से अपडेट देने के लिए। लोकेश, इस सीट के बारे में अगर जितना जाना जाता है, शहरी सीट है ये और बीजेपी का दबदबा पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर काफ़ी सालों से कायम है, तो किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि आज तो चुनाव का दिन है, वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, क्या नज़ारा है वहाँ से? देखिए, इस वक्त गाजियाबाद के बूथ पर जो है वो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आधे घंटे का समय भी बीत चुका है और अब स्थिति ये है कि जो यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं, मैं वो दिखाना चाहूँगा कि इसके बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और इस पोलिंग बूथ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपने अपने जो मताधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल जो सुबह का समय है, चूँकि इस बार जो मौसम है उसने थोड़ा सा साथ जरूर दिया है इस बार, लेकिन अभी भी लोग जो है वो घरों से निकल कर बाहर नहीं आ रहे हैं और ये रिकॉर्ड रहा है गाजियाबाद का कि गाजियाबाद में जब इलेक्शंस होते हैं तो जो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज है ये बहुत कम रहता है और इस बार उपचुनाव है तो ऐसे में ये बेहद हमारे साथ कुछ महिला है। मैडम, आप बताइए कि वोट करके आ गई हैं आप? भी करने जाएंगे, अभी आएंगे। अच्छा, क्या बूथ से आप बाहर आ रहे हैं? क्या आईडी लाना भूल गए, स्कूटी में है। अच्छा, आईडी लाना भूल गए। आप भी सर, आप वोट डाल के आ चुके हैं? वोट डाल के आ चुके हैं। किन मुद्दों पर आपने वोट? देखिए, ये तो गाजीपुर विकास तो हो ही रहा है। एक तो महिला सम्मान में जो आपके हुआ है कि आज के टाइम में गुंडा बदमाश जो है वो अपने घर में बैठा है या तो जेल में गया है। आज के पहले वो होते घर से निकलने में डरती थी, आज के टाइम में महिलाएं रात को अपने आराम से करती हैं, पुलिस प्रशासन भी है। ये तो पहले पुलिस वालों को भी होता था, कोई भी आता था फोन आता था यदि छोड़ दिया जाए। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं, नॉन ऑर्डर सिचुएशन। तो ये एक पब्लिक जो है वो अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रख करके जो है वोट करने गई है। जब इलेक्शन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहा है तो ऐसे में उन सीटों पर बेहद ज़्यादा अहम इस बार जो चुनाव है वो इसलिए भी है कि प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है, खासकर दोनों पार्टी की। और ये बात भी सही है कि इस पूरे चुनाव के दौरान ना तो कोई सरकार बनने वाली है न बिगड़ने वाली है। बावजूद इसके एक प्रतिष्ठा का विषय है, खासकर दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी। और इन 9 की 9 सीटों पर इन्हीं दोनों के बीच में अगर आप कहें तो जो है आपस में फाइट देखने को मिल रही है। बाकी दूसरी पार्टियां जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ पाने में सक्षम नहीं दिख रही। पिछली बार तो फिलहाल जो जिस बूथ पर हम खड़े हैं वो शहर विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्लीट कीजिए। पिछली बार बड़ी अंतर से बीजेपी यहाँ पर जीती थी, यानी कि मतलब बीजेपी ने संजीव शर्मा को तो टिकट दिया है, काफी सारी चीजें देखने को मिली, दबदबा बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरह से कायम है। देखिए, यकीनन इस बार अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो ये इसका जो है वो हैट्रिक होगा। पिछले 2 बारों से बीजेपी इस चुनाव के अंदर जीतती चली आ रही है और जीत और हार का आंकड़ा भी करीब 2.25 लाख से ज़्यादा का था। और ये दिखाता है कि सीट पर बीजेपी संगठन के हिसाब से और दूसरे हिसाब से कितनी मजबूत है। वहीं जो समाजवादी पार्टी है उसने भी इस बार जो है बहुत समझदारी का परिचय देते हुए कहें या फिर उसने जातिगत आंकड़े को ध्यान में रख करके टिकट दिया और दलित चेहरे को उतारा है। और ऐसे में जो पीडीए का नारा लगातार समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से कैंपेन कर रही थी, उस पर सही ठहराने के लिए उन्होंने उतारा है। और इससे पूरे के पूरे समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत इजी केक वॉक है इतनी अच्छी सीट होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर दलित और मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। दलित करीबन 1 लाख से ऊपर है और 70 से 75 हज़ार के बीच में यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। अगर ये दोनों यूनाइट हो गए तो सारा समीकरण खेल बदल सकता है। बावजूद इसके बीजेपी के तमाम जो संगठन है वो उसकी एक बैकबोन है, क्योंकि वही संगठन इसको जिता करके आगे ले जाता है। तो आज उन सभी प्रचार जो पिछले 1.25 महीने से प्रचार हुए हैं, क्या उसमें निकल करके आता है, क्या पब्लिक क्या उस पर अपना वोट देती है नहीं, ये बहुत अहम होगा। करीब 2600 से ज़्यादा ऐसे मतदान कर्मी हैं जो इस पूरे चुनाव में लगाए गए हैं और
जो 90 से ज़्यादा ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर 507 बूथ्स हैं, और एक ही एम है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे इंक्रीज़ किया जाए। और ये कंसर्न प्रशासन का ही नहीं है, पार्टियों का भी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोकतंत्र में भागीदारी आएगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगा, और उतना ही ज़्यादा जो है बेहतर जो शख्स है वो चुन करके आएगा और वो विधायक बनेगा। और पब्लिक में एक परसेप्शन ये भी है कि जो पार्टी है जिसकी सरकार है, क्यों ना उसी का विधायक चुन लिया जाए कि हमारे कामकाज होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी दूसरी पार्टी के चुन दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बार बार जो है वो लैग ऑन करता रहेगा, यूँ कहें कि हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं करा पा रहे। तो ये भी एक कंसेप्शन लोगों के बीच में है, जिसको लेकर के बीजेपी पूरे चुनावी कैंपेन में उतरी थी, और हिंदुत्व का मुद्दा और एजेंडा जो है उसी के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा गया है। ये भी कह पाना जो है कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल कई लोग ऐसे हैं जो कि जो इलेक्शंस के अंदर वोटिंग हमारे पीछे डाल रहे हैं, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इस बार गाजियाबाद का नरेंद्र भी बिल्कुल लोकेश आपके पास मैं वापस लौटूंगी बहुत जल्द, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। नरेंद्र भी मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के लिए, जहां पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहां से सीधा अपडेट लेते हैं नरेंद्र से। नरेंद्र, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास सीट को लेकर? कौन कितने लोग अभी पहुंचे हैं? वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, करीब 40 मिनट से ज़्यादा का जो वक्त है वो हो चुका है वोटिंग को शुरू हुए, और लोग लगातार आ रहे हैं। इतनी सर्दी है उसके बावजूद भी अपने घरों से निकलकर जो सिलसिला है वोटरों के निकलकर और यहाँ तक आने का वो बना हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ये जो सीट है यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के गठबंधन से अपना प्रत्याशी उतारे हुए है मिथिलेश पाल को, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ यहाँ पर सुंबुल राणा को अपना प्रत्याशी बनाए है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों जो दलों की प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। जो बुजुर्ग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, और सुबह सर्दी का वक्त है उसके बावजूद भी जो लोगों का उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। संख्या जरूर कम है, लेकिन ये संख्या थोड़ी देर में बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही सूर्य निकलेंगे और उसके बाद थोड़ी सी धूप होगी, उसके बाद लोग सहज महसूस करेंगे और यहाँ तक आएंगे वोट डालने के लिए। तो यहाँ पर दोनों दलों की जो प्रतिष्ठा है जो दांव पर लगी हुई है वो इसलिए क्योंकि ये गढ़ माना जाता है राष्ट्रीय लोकदल का। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से चंदन सिंह चौहान विधायक बने थे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने उनको टिकट देकर यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया और वो यहाँ से एमपी हो गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ ये चुनौती है कि अब की बार बिना राष्ट्रीय लोकदल के साथ के वो किस तरीके से सीट पर अपना जो दबदबा है वो बनाने में कामयाब होती है, क्योंकि चंदन सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के ही नेता थे और वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से यहाँ पर चुनाव लड़े थे। तो एक बड़ा जो चुनौती है दोनों दलों के सामने है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कैंपेनिंग की, यहाँ पर वो आए, उन्होंने चुनावी जनसभा की। नरेंद्र, मुख्य मुकाबला आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। मुख्य मुकाबला आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच है, क्योंकि बसपा ने भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा है, ओवैसी की पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। तो उनको लेकर क्या स्थितियां हैं? देखिए, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि करीब 1 दर्जन के आसपास जो अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट हैं उनमें केवल मिथिलेश पाल जो आरएलडी की कैंडिडेट हैं वो केवल हिंदू समाज से आती हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं अलग अलग पार्टियों के, वो सब मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में ये जो चुनावी पंडित हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिमों का वोट है उसका कहीं ना कहीं बिखराव होगा। और यहाँ पर आपको बताएं 40 से 45% तक जो मुस्लिम का वोट है वो बड़ा निर्णायक वोट यहाँ पर साबित होता है। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में यहाँ पर दलित वोटर भी है, और वो दलित वोटर को बसपा कितना ले पाती है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो यहाँ पर पूरे जोर शोर से यहाँ लगे हुए हैं, चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, कई बार आ चुके हैं, तो वो कितना काट पाते हैं ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। इसके अलावा एक बहुत गंभीर बात यह है कि अब की बार जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने यहाँ पर नगीना से चुनाव जीतने के बाद, नगीना यहाँ से सटा हुआ है, और यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद अपना काफ़ी जो जनाधार है वो ज़मीनी तौर पर बनाया
आया है, तो क्या वो जनाधार इस चुनाव में उनके काम आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर जो दलित वोट है वो सपा या बीजेपी या आरएलडी की तरफ नहीं जाता तो निश्चित तौर पर ये चंद्रशेखर आजाद धीरेन्द्र द्विवेदी भी जुड़े हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, ये बताइए कि एक जमाने में पंडित नेहरू की राजनीतिक कर्मभूमि ये मानी जाती थी और यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प होता है। क्या तस्वीरें हैं वहाँ पर, दलों की क्या स्थिति है, जो चुनावी हवा है वो किधर दिख रही है? देखिए स्वाति, अगर हम फूलपुर की बात करते हैं तो फूलपुर में इस समय मतदान शुरू हो गया है। 7 बजे से ही यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है। 435 ऐसे बूथ हैं जिस पे मतदान हो रहा है। इस समय हम एक मतदान बूथ पे ही खड़े हुए हैं जहाँ पर सुबह से ही मतदान कर्मी आ रहे हैं। इक्का दुक्का ही अभी पर यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है। 12 ऐसे कुछ कुल उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है। सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो एजेंट हैं उनको पोलिंग बूथ के बाहर ही रखा गया है। अगर हम समीकरण की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 12 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अगर हम मुख्य मुकाबले की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में ही है। समाजवादी पार्टी के जो मुस्तफा सिद्दीकी हैं वो पिछले चुनाव में यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए थे और 2500 मतों से वो चुनाव हार गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको उपचुनाव में फिर से यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। तो जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बीच में ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो हर जगह विकास के मुद्दे होते हैं, लेकिन प्रयागराज में विकास की जो किरण है वो पूरी तरीके से बिखरी हुई है। चूंकि 2025 में यहाँ कुंभ लगने वाला है, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके 2 साल पहले अब शिलान्यास किया गया था, अब वो पूर्ण हो रही हैं। तो चारों तरफ चाहे फ्लाईओवर की बात करें या तो रोड की बात करें या अन्य जो विकास की योजनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से काम किया जा रहा है क्योंकि कुंभ लगने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दे भी इस चुनाव में हावी हैं। सबसे ज्यादा तो पिछली बार छुट्टा चुनावों का मुद्दा गूंजा था धीरेन्द्र वहां पर। देखिए, चुनावी बिल्कुल बेरोजगारी एक अहम मुद्दा जरूर था। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग के सामने प्रतियोगी छात्र 5 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका भी एक बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा जरूर है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ किसानों का भी मुद्दा है कि जिस तरीके से खाद की किल्लत है, आवारा पशुओं की जो किल्लत है, इन सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन अभी शुरुआती दौर में चूंकि 7 बजे से ही यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है और उसके बाद अभी उतना उत्साह वोटों में नहीं देखने को मिल रहा है। सुबह का वक्त है, इक्का दुक्का ही यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे भास्कर भगवान सूर्य निकलेगा उसके बाद लोग अपने घरों से निकलेंगे और मताधिकार का अपने प्रयोग करेंगे। हालांकि ये बहुत हार्ड सीट मानी जाती है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यहाँ के विधायक रहे हैं उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन इस विधानसभा में 17,000 वोटों से वह चुनाव हार गए थे। हालांकि कुल लगभग 4500 वोटों से वो चुनाव जीते थे 5 विधानसभाओं में मिलाकर। इस तरह जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इस सब को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि पिछली बार जो प्रत्याशी बनाए गए थे मुस्तफा सिद्दीकी वो 2500 मात्र मतों से चुनाव हारे थे। इस बार फिर उपचुनाव में उन्हीं को ही चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो चुनावी अब क्या रिजल्ट आता है ये तो मतगणना के बाद ही पता लगेगा, लेकिन वोटरों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं उनमें खासी टक्कर जो दिलचस्प मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो ये फूलपुर की बात हो रही थी। संदीप खेर भी लगातार जुड़े हुए हैं कटेरी से। संदीप, कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं इस वक्त बूथ की? चलिए उनसे बात करेंगे। अनूप भी मेरे साथ मौजूद हैं, कानपुर की सीसामऊ सीट पर इस वक्त वो मौजूद हैं। अनूप, क्या स्थिति है, कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? ठीक है, बिल्कुल सीसामऊ क्योंकि सुबह 7 बजे से जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद जो ये पोलिंग बूथ आप देख रहे हैं 213 बालका इंटर कॉलेज ये आदर्श पोलिंग बूथ है और यहाँ पर सुबह से ही जो है
बड़ी संख्या में लोग जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खास इंतजाम किए गए हैं। ये जो आदर्श पोलिंग बूथ है इसको बाकायदा सजाया गया है, जो सेल्फी पॉइंट है वो बनाए गए हैं। बीएसएफ को यहाँ पे तैनात किया गया है, भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है और जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो जो मानक दिए गए हैं उनके अनुरूप जो है यहाँ पे अपने वोट का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो बुजुर्ग हैं, इसके अलावा जो विकलांग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनमें भी खासा जो है उत्साह दिखाई दे रहा है। व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है ताकि लोग जो है वो अपने मताधिकार का जो है आसानी से इस्तेमाल कर सकें। वोट डाल दिया आपने, या दिखाइएगा उंगली। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है बड़ी संख्या में वोट करने पहुँचे। मेरे साथ जो मैडम है उनसे बात करेंगे। वोट आपने कर दिया? क्या मन में रहा है, क्या सोच के कैसा प्रत्याशी चुन रहे हो? अब ये जगह दिए जीत जाए। तो बिल्कुल देखिए लोग पहुंच रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि हमने वोट कर दिया है क्योंकि लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है, यानी अपनी जिम्मेदारी जो है उन्होंने निभा दी है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं की जो संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि यहाँ का जो मुकाबला है वो भी काफ़ी रोमांचक है। यहाँ पे इरफान सोलंकी जो पिछले कई सालों से लगातार जो है समाजवादी पार्टी से जो है विधायक बनते आए हैं, ऐसे में कोर्ट द्वारा जब उनको सजा दी गई है तो उसके बाद उनकी विधायकी निरस्त होने के बाद पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को जो है इस बार प्रत्याशी बनाया है। नसीम सोलंकी का दावा है कि यहाँ की जो जनता है वो उनको प्यार और आशीर्वाद देने जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है और सुरेश अवस्थी का भी यही दावा है कि उनको जो है यहाँ सीसामऊ की जो जनता है वो इस बार जो है आशीर्वाद और प्रेम देने जा रही है क्योंकि योगी सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्य किए गए हैं, कानपुर में सीसामऊ में विकास की लहर की गई है और जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार बड़ी जनसभाएं नजर बना के रखिएगा। वापस लौटेंगे, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया। खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल, ये देख